हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 का एक और नए टॉपिक के बारे में। इस चैप्टर का 15th नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, या इसको एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है और इसको कैसे प्रूफ करते हैं और इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मेथड वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन इन 1843। 1843 की बात है जब एक भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम था चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन, और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले इस मेथड का सजेशन किया था या इस मेथड को सजेस्ट किया था। उनके दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आया था। वो आइडिया क्या है आगे देख लेते हैं, है ना। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दिस रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें 4 रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, और उन 4 रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस क्या होता है, अननोन होता है। तो उन 3 जो नोन रेजिस्टेंस होता है उनकी हेल्प से जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको क्विकली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है। तो इस मेथड को बनाया था चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन ने। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इसमें क्या किया था, उन्होंने 4 रेजिस्टेंस लिया था और उस चारों रेजिस्टेंस को उन्होंने ऐसे सेटअप किया था कि उसमें किसी भी 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको पता है तो किसी एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेथड था उनका। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो चलिए इस मेथड को देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इसमें 4 रेजिस्टेंस लिए थे और 4 रेजिस्टेंस को इस तरह से अरेंज कर दिए थे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये है P को हम लोग यहाँ पर R1 कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पर Q जिसको हम लोग R2 कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा रजिस्टर है R जिसको हम लोग R3 कंसीडर कर सकते हैं। और 4th नंबर का जो रजिस्टर है जो कि है S जिसको हम लोग R4 कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 रेजिस्टेंस को इस तरह से अरेंज किया और दोनों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर को फिट कर दिया था। फिर इस जो ब्रिज है या रजिस्टर का जो सेटअप है इसमें उन्होंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया था जिसके थ्रू यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा था। कौन सा करंट फ्लो हो रहा था, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट फ्लो होकर जैसे पॉइंट ए पर पहुँचता था तो करंट का यहाँ पर डिवीज़न हो जाता था। तो यहाँ पर जो A और B है इस डायरेक्शन में I1 करंट फ्लो होता था और ये जो A और D डायरेक्शन है इधर I2 करंट फ्लो होता था। अब I1 करंट की बात करते हैं, जैसे पॉइंट P पर I1 करंट पहुँचता है तो यहाँ से I1 करंट का फिर से स्प्लिटिंग हो जाता है। I1 करंट जो है इधर गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है जिसको IG बोलते हैं। तो I1 में से IG को घटा देंगे तो जो करंट बच जाता है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, BC के डायरेक्शन में। ठीक है। और अगर हम लोग पॉइंट A से पॉइंट D की ओर आए तो इधर I2 करंट फ्लो हो रहा था। जैसे ये पॉइंट D पर पहुंचता है तो इस डायरेक्शन से IG करंट आता है और इस डायरेक्शन से I2। तो यहाँ पर D और C के बीच में जो करंट फ्लो होता है वो कौन सा होता है, I2 प्लस IG होता है। तो इस प्रकार से ये सर्किट अरेंजमेंट था। फिर पॉइंट C पर हमको फाइनली कौन सा करंट मिलता है, वही करंट मिलता है जो यहाँ से इंटर किया था। पॉइंट A पर जो करंट इंटर किया था I, वही करंट हमको पॉइंट C पर भी मिलता है I करंट। अब ये कैसे मिला, तो ये हमको मिला है यहाँ से। एक बार इसको भी बता देता हूँ। इधर से जो करंट आ रहा है वो कौन सा करंट है, I1 माइनस IG है। और इधर से जो करंट आ रहा है वो कौन सा है, ये है प्लस I2 प्लस IG। तो यहाँ पर IG और IG कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। और ये I1 प्लस I2 करंट किसके इक्वल हैं, जो रिजल्टेंट करंट वैल्यू जो हम लोग यहाँ से अप्लाई किए थे उनके एडिशन के इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों करंट यहाँ पर स्प्लिट हुए थे तो दोनों के एडिशन जो है इस करंट के इक्वल होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर बैटरी से जो करंट यहाँ पर गया था वही करंट हमको वापस से यहाँ पर मिल रहा है। तो ये रहा सर्किट अरेंजमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसी प्रकार का जो रेजिस्टेंस का जो सेटअप होता है इसी को कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब चलिए इनका स्टेटमेंट क्या था उनको देख लेते हैं। तो इनका स्टेटमेंट ये था, अभी हम लोग जो देखे हैं ये सर्किट अरेंजमेंट था और यहाँ पर 2 पॉइंट जो डिस्कस किए हैं ये इस
व्हीटस्टोन ब्रिज का वो इंट्रोडक्शन था, है ना। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ पी क्यू आर एस इज द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर एज सो इन फिगर, देन द रिलेशन बिटवीन देन P upon Q is equals to R upon S when IG is equals to 0। बोलने का मतलब ये है, व्हीटस्टोन का कहने स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने बोला था कि इस सर्किट अरेंजमेंट में जो भी रजिस्टर यूज़ करते हैं P Q R S, तो इनके बीच का रिलेशन हमेशा कैसे होता है, P अपन Q इज इक्वल्स टू R अपन S होता है। यदि इसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, अगर इस गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का करंट नहीं बहता है तो इन चारों रेजिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन क्या होता है, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S होता है। तो ये कंडीशन को याद रखिएगा। और ये वाला जो रिलेशन है, इसको इक्वेशन नंबर ए कंसिडर कर लेते हैं। इस रिलेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये जो इक्वेशन नंबर ए है, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, इसे व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये रिलेशन हमको कौन से कंडीशन में मिलता है, जब इस प्रकार के सर्किट अरेंजमेंट में गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का करंट नहीं बह रहा हो, तब ये कंडीशन हमको प्राप्त होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर जो P Q R ये रेजिस्टेंस है, इसको नोन रेजिस्टेंस कहा जाता है, और S जो है इसको अननोन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका मतलब ये है, P Q R के जगह पर जो भी रजिस्टर लगा होगा तो वहाँ पर वही रजिस्टर फिट करेंगे जिसका वैल्यू हमको पता होगा, और जिस रजिस्टर का वैल्यू हमको नहीं पता है उसको पता लगाना है, उस रजिस्टर को हम लोग S के जगह पर रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर P और Q को रेशियो आर्म्स रजिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि P और Q का क्या है, दोनों का रेशियो है, और यहाँ पर P और Q दोनों आमने सामने हैं, इसलिए इसको रेशियो आर्म्स रजिस्टर भी कहा जाता है। और यहाँ पर R को कहा जाता है स्टैंडर्ड आर्म्स रजिस्टर कहा जाता है, और S को कहा जाता है अननोन आर्म्स रजिस्टर कहा जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू हमको नहीं पता रहता है, ये हमको फाइंड आउट करना रहता है इस बैलेंस कंडीशन का यूज़ करके। अच्छा, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है। नोट करने वाली बात वैसे यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ। P के जगह पर हम लोग R1 रख सकते हैं, Q के जगह पर R2 कंसिडर कर सकते हैं, R के जगह R3 और S के जगह R4 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी बुक में ये 4 रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन इसको P Q R S लेते हैं, और किसी किसी बुक में इसी को R1 R2 R3 R4 ऐसा कंसिडर करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी पॉइंट को मैं यहाँ पर नोट करवा दिया हूँ। तो यहाँ पर हमको क्या याद रखना है, ये सर्किट डायग्राम याद रखना है, और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशंस का जो स्टेटमेंट है उसको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि ऐसा रिलेशन कैसे मिलता है, ये स्टेटमेंट सही क्यों है। तो ये सर्किट आप लोग को दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग इसमें चार्ज का ऑर्डर कर लेते हैं। तो चार्ज का ऑर्डर कैसे करेंगे, करंट इधर फ्लो हो रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जब इधर से हम लोग ऐसे जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। उसी प्रकार I2 करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर इधर से भी नेगेटिव, इधर से भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो चार्ज का ऑर्डर होगा वो प्लस से माइनस होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इधर है। करंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उधर हम लोग प्लस लेते हैं और इधर माइनस लेते हैं, जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उस डायरेक्शन में। तो ये रहा चार्ज का ऑर्डर। अब यहाँ पर हम लोग किरचॉफ लॉ यूज़ करेंगे। किरचॉफ लॉ कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप लोग को एक लूप दिख रहा होगा ABDA। अगर हम लोग इसमें एक लूप कंसिडर कर लें, तो इस लूप में अगर हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, I1P प्लस GIG माइनस I2R इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे मिला हमको, तो हम लोग इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए हैं, यहाँ पर इस लूप में इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, और जब इस पॉइंट में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक रजिस्टर मिल रहा है P, जिसमें फर्स्ट चार्ज कौन सा आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस लिए हैं, और इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है I, और रेजिस्टेंस क्या है P है। इसी प्रकार फिर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर हमको गैल्वेनोमीटर मिलता है। गैल्वेनोमीटर में फर्स्ट चार्ज कौन सा आ रहा है हमारे रास्ते में, पॉजिटिव, इसलिए इसको भी पॉजिटिव लिए हैं। और यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता है, तो इसलिए G लिख दिए हैं। और गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होता है IG, उसको IG लिख दिए हैं।
उसी प्रकार फिर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, फिर एक रेजिस्टेंस आता है आर, तो आर लिख दिए हैं। और यहाँ पर जब हम लोग ऐसे आ रहे हैं तो हमारे सामने कौन सा चार्ज आ रहा है, पहले निगेटिव, इसलिए निगेटिव चार्ज को लिख दिए हैं। और इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2। तो इस प्रकार से केवीएल लॉ अप्लाई करने पर किसमें, लूप ABDA में हमको मिल गया रिलेशन I1P प्लस GIG माइनस I2R इज इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार ये जो दूसरा लूप है, दूसरा लूप कौन सा है, BCDB है। अगर इसमें हम लोग केवीएल लॉ अप्लाई करते हैं तो केवीएल लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं, है ना। तो इस लूप को हम लोग पॉइंट बी से स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट बी में यहाँ पर पॉजिटिव, पॉइंट बी से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक रेजिस्टेंस मिलता है जो कि है Q। और Q का जो पहला चार्ज है, जैसे जैसे हम लोग आ रहे हैं तो पहला चार्ज कौन सा पड़ रहा है, प्लस चार्ज, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। और रेजिस्टेंस कौन सा है, Q है। और करंट कौन सा बह रहा है, I1 माइनस IG, तो ये हो जाएगा I1 माइनस IG माइनस उसके प्रकार, उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, फिर एक रजिस्टर आ रहा है हमारे रास्ते में जो कि है S। अब यहाँ पर हमारे सामने कौन सा चार्ज पहले आ रहा है, निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और करंट कौन सा फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर में, तो I2 प्लस IG हो रहा है, तो ये I2 प्लस IG है। इसी प्रकार फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर यहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर आ रहा है और हमारे रास्ते में पहले कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू G हो जाएगा और करंट का वैल्यू IG हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 मिल जाता है इस सर्किट डायग्राम से। अब हम लोग को इस इक्वेशंस में क्या लगाना है, कंडीशन लगाना है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन हमको कब मिला था, जब गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा था उसको ज़ीरो कंसीडर किया गया था, तभी हमको वो रिलेशन प्रूफ मिल रहा था। इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग 0 कंसीडर कर लेते हैं और इसी को बैलेंस कंडीशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में अगर हम लोग IG का वैल्यू 0 कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से I1P माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा I2R इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 से आया। तो इस इक्वेशंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1P को इधर ही रखते हैं और I2R को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है I1P इज इक्वल्स टू I2R। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 2 में भी हम लोग IG इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तब हमको क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। जो बचेगा क्या बचेगा, I1Q बचेगा और I2S बचेगा बस। तो I1Q माइनस I2S। अब फिर I2S को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, I1Q इज इक्वल्स टू I2S। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 से। तो इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, I1 इंटू P। इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, I1 इंटू Q। तो ये हो जाएगा I1P अपॉन I1Q इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है, I2R है, I2R। और इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, I2S है, तो ये हो जाएगा I2S। अब यहाँ पर I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, P अपॉन Q और इधर बचेगा R अपॉन S। और इसी को कहा जाता है कंडीशन फॉर बैलेंस या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन कहा जाता है। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, क्योंकि स्टेटमेंट ही क्या था हमारा, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S व्हेन IG इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है, इसका यूज़ कैसे होगा। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये ICSE बोर्ड में आ चुका है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस X in the circuit show in figure when no current flow through the 5 ohm resistor। यहाँ पर हमको एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसको X नाम दिया गया है। बाकी सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू जो नोन है 2 ओम है, 6 ओम है, 18 ओम है और 5 ओम है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है इस बैटरी के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है
वो इस वाले रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको I = 0 बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमको ये भी बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है इसमें किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू निकालते हैं। इसमें हमारा टारगेट क्या है, जो एक्स अननोन रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो सर्किट दिया हुआ है इसको कुछ ऐसा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो रजिस्टर है इसको ये वाले रेजिस्टेंस के साथ हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं और इस वाले रजिस्टर को हम लोग इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बैटरी जो कनेक्टेड है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, उसको हम लोग कुछ ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं। और इनके बीच में एक और रजिस्टर है जो कि है 5 ओम का, जिसमें किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा P के जगह पर क्या है, x ओम है, Q का वैल्यू क्या है 18 ओम है, R का वैल्यू क्या है 2 ओम है और S का वैल्यू क्या है 6 ओम है। यदि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशंस के इसका कंपैरिजन करें, और बैलेंस कंडीशन क्या है P/Q = R/S, इस वाले कंडीशन से हम लोग इसका कंपैरिजन किए हैं, तो PQRS का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गया है। अब चलिए हम लोग वो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या था, P/Q = R/S। तो यहाँ पर P के जगह पर क्या है x है, Q के जगह पर Q है, R के जगह पर R है, S के जगह पर S है। अब यहाँ पर हमको x का वैल्यू निकालना है, इसलिए Q को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो x = मिल जाएगा RQ/S। R का वैल्यू है हमारे पास 2, Q का वैल्यू हमारे पास 18 और S का वैल्यू हमारे पास 6। जब हम लोग 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा और 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 6। तो इस प्रकार से अननोन रेजिस्टेंस x का वैल्यू हमको कितना मिल गया जी, 6 ओम मिल गया है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। यहाँ पर हमको 2 सर्किट दिया हुआ है, 2 सर्किट में यहाँ पर रेजिस्टेंस का कुछ अरेंजमेंट जो है इस प्रकार है ना। जहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस को हम लोग P नाम दे सकते हैं, 4 ओम है, और इस वाले रेजिस्टेंस को Q नाम दे सकते हैं जिसका वैल्यू R1 है, ये अननोन है और इसी का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इस वाले रेजिस्टेंस को हम लोग R नाम दे सकते हैं जिसका वैल्यू है 6 ओम, और इस वाले रेजिस्टेंस को वैल्यू को हम लोग S नाम दे सकते हैं जिसका वैल्यू है 9 ओम। और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जो कि 60 ओम का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वैसे यहाँ पर इसमें जो करंट जो है उसको यहाँ पर नेग्लिजिबल कंसिडर किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द 2 गिवन सर्किट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सर्किट है, यहाँ पर P के जगह पर 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, Q के जगह पर 12 ओम का, और PQR, R के जगह पर R2 एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसमें हम लोग को R1 का वैल्यू फाइंड करना है पहले वाले सर्किट में, और दूसरे वाले सर्किट में R2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर जो S के जगह पर है उसका वैल्यू कितना 8 ओम है, और इसमें जो है एक बैटरी को यहाँ पर बीच में कनेक्शन कर दिया गया है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को बाहर में कनेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है इसको भी यहाँ पर नेग्लिजिबल कंसिडर किया गया है, या ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर R1 का वैल्यू फाइंड करने बोला जा रहा है और इस वाले सर्किट में R2 में, और हमको लास्ट में ये भी पूछा जा रहा है कि R1 और R2 का दोनों का रेशियो क्या होगा। दैट मीन्स हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 रेशियो R2, ये वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको भी हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशंस को अप्लाई करके, है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। ठीक, ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम फर्स्ट सर्किट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। तो हम लोग को पता है बैलेंस कंडीशन क्या होता है, P/Q = R/S। P के जगह पर क्या था 4 ओम था, Q के जगह पर क्या था R1 था जिसको हमको कैलकुलेट करना है, और R के जगह पर क्या था 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था, और S के जगह पर कितना लगा था 9 ओम का रजिस्टर
लगा हुआ था। यहाँ पर R1 का वैल्यू निकालना है, इसलिए इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर और इसको इधर। तो हम लोग को मिल जाता है R1 का वैल्यू जो है हमको मिल जाता है 9 4 दी 54 और ये हो जाएगा अपन में 6। और जब 54 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिल जाता है 9 ओम। तो R1 का फाइनली वैल्यू हमको कितना मिल गया 9 ओम। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार हम लोग दूसरे सर्किट से देखते हैं। दूसरे सर्किट में व्हीटस्टोन का बैलेंस कंडीशन लगाते हैं तो ये हो जाएगा P अपन Q इज इक्वल्स टू R अपन S हो जाएगा। तो यहाँ पर P का वैल्यू हमको दिया हुआ है सर्किट में 6 दिया हुआ है और Q का वैल्यू हमको दिया हुआ है 12। ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ये सर्किट में आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं, है ना। मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करके उधर ले जाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से और समझ में आए, ठीक है। चलिए, ये देख पा रहे हैं आप लोग सर्किट में, है ना। तो यहाँ पर दूसरे सर्किट में देखिए, ये है दूसरा सर्किट। इसमें P के जगह पर कितना है 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और R के जगह पर 12 ओम का लगा हुआ है। सॉरी, ये P है और ये Q है। Q के जगह पर 12 ओम का लगा हुआ है और R के जगह पर R2 है और S के जगह पर 8 ओम है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखें 6/12 इज इक्वल्स टू R2/8। हमको R2 का वैल्यू निकालना है, इसलिए 8 को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू 48/12। और जब 48 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिल जाता है R2 इज इक्वल्स टू 4 ओम। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमको निकालना क्या था, R1 और R2 का रेशियो निकालना था, इसलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग को मिल जाएगा R1/R2 इज इक्वल्स टू 9/4। तो यहाँ पर R1 रेशियो R2 इज इक्वल्स टू कितना मिल गया 9/4 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो कि हम लोग को देखना है, जो कि है सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को सेंसिटिविटी कब कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिविटी इफ इट शो अ लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर फॉर अ स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस आर्म्स। जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट अरेंजमेंट है उसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर उस रेजिस्टेंस में हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर है इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। कब, जब हम लोग उसमें से किसी एक रेजिस्टेंस को या वन और मोर रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज कर देते हैं जो आर्म्स लगा हुआ है। अननोन रजिस्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, रेजिस्टेंस आर्म्स मतलब ये नोन रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो इसमें चेंज करने से करंट का वैल्यू कम ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो इस केस में उस व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या कहा जाता है, सेंसिटिविटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस इन 4 आर्म्स ऑफ द ब्रिज। जो सर्किट है उसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 रेजिस्टेंस, उसके मैग्नीट्यूड मतलब उसकी मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। कौन, जो सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। द ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल 4 रेजिस्टेंस आर इन द सेम ऑर्डर। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट तब पड़ता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तब होता है व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, जब चारों रजिस्टर P, Q, R, S सभी रजिस्टर का वैल्यू सेम ऑर्डर का हो जाता है, तब ज़्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। ये भी इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। क्या, बैटरी का पोजीशन और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड के। इस मेथड के एडवांटेज क्या क्या हैं, तो इस मेथड के एडवांटेज ये हैं, अगर इस मेथड का यूज़ हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट या नॉर्मल सर्किट में करते हैं तो उस सर्किट में जो गैल्वेनोमीटर, अमीटर या वोल्टमीटर लगा रहता है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर डज नॉट इफेक्ट। यहाँ तक कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी इस मेथड से अफेक्ट नहीं होता है। तो ये बेनिफिट है इस मेथड का।
क्या बेनिफिट है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है सेल का या फिर गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर वोल्टमीटर ये इफ़ेक्ट नहीं होते हैं इस मेथड से। और दूसरा सबसे ज़्यादा एडवांटेज है इस मेथड का वो है अगर कोई भी हमको 1 और मोर और 2 और मोर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो वहाँ पर अगर एक अननोन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू हम लोग क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी रूल रेगुलेशन के। ना तो हमको ओम्स लॉ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो हमको सीरीज़ कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही हमको केवीएल केसीएल लॉ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड लगाकर अगर 4 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो आई होप ये भी आप लोग ये सारा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के 2 एप्लीकेशन है, एक होता है मीटर ब्रिज और सेकंड होता है कैरे फास्टर्स ब्रिज, और दोनों ही इस बार के सिलेबस में डिलीटेड है, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर में क्या क्या देखे, सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि इसको किसने दिया और क्यों दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसका सर्किट डायग्राम या सर्किट अरेंजमेंट बोल सकते हो 4 रेजिस्टेंस का। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसका स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद हम लोगों ने देखा इसका प्रूफ देखने के बाद हम लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चंस कि कैसे इसका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशंस का यूज़ करके कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको देखें। हम लोग 2 क्वेश्चंस देखे हैं। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज जो है सेंसिटिव कब होता है इसको भी देखें हम लोग। उसके बाद इसका लास्ट में एडवांटेज देखें कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर कैसे होता है या क्या हमको बेनिफिट होता है इस मेथड का यूज़ करने से। और लास्ट में हम लोगों ने देखा एप्लीकेशन। इसके 2 टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, एक मीटर ब्रिज होता है और एक होता है कैरी फास्टर ब्रिज, और ये दोनों ही सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड है, इसलिए इसको हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग का ये जो चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आज इस लेक्चर के साथ साथ ये इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक था। तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर 3 का। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आप लोग के एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसकी बात करेंगे, और आप लोग के बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।